वक्त था कि पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि किस तरीके से संघ जो है दलितों का विकृत इतिहास तेजी से रच रहा है और उसी विकृत इतिहास को माध्यम बनाकर वो दलित विचारधारा को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। उसी के तहत हमने जाना कि वे किस तरीके से जो दलित आइडियोलॉग हैं उनको भी कैप्चर कर रहा है, धीरे धीरे अपने में समाहित कर रहा है। और इसी आत्मकथा के पहले के अंशों में हम ये पढ़ चुके हैं कि संघ जो है प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार इन सब को याद करता है लगातार और अपनी शाखाओं के माध्यम से इनकी शिक्षाओं को लेकर दुष्प्रचार करता है। ये सब कुछ हम आत्मकथा के पहले के पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं, जान चुके हैं। और आज जो है हम इससे थोड़ा और आगे चलेंगे और जानेंगे कि संघ जो है किस तरीके से अपना पूरे तंत्र का इस्तेमाल कर रहा है इस विचारधारा को हाईजैक करने के लिए। तो एपिसोड में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और जानिएगा इनके समरसता से जुड़े मुद्दों को। तो चलिए मेरे साथ एक नई सोच, एक नए आयाम की तरफ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज का टॉपिक है टॉपिक 54। समरसता मुख्य मुद्दा बन गया है संघ का। किस तरह, अब ये जानिए। संघ परिवार पर दलितों और आदिवासियों को लेकर उठ रहे निरंतर सवालों ने संघ को भीतर तक बेचैन किया है। प्रगतिशील और जनवादी विचारधारा तथा बुद्ध, फूले, कबीर, पेरियार तथा अम्बेडकरवादी विचार सरणियों ने संघ को बहुत असहज किया है। संघ में समरसता का मुद्दा बार बार उठाया गया है। भागीदारी का मुद्दा उठा है। छुआछात और भेदभाव के उन्मूलन में संघ की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए गए हैं। यह भी पूछा जाता रहा है कि संघ जाति के विनाश की दिशा में क्या कर रहा है, या वे जाति जैसी घृणित व्यवस्था को बनाए रखने का हामी है। संघ ने आज तक जातिगत छुआछात और दलित आदिवासियों पर अन्याय उत्पीड़न के विरुद्ध बड़ा जन आंदोलन क्यों खड़ा नहीं किया? संघ अंतरजातीय विवाह को मान्यता देता है क्या? अगर हाँ, तो संघ के कितने स्वयंसेवक अब तक जाति से बाहर विवाह कर चुके हैं? संघ वंचितों के आरक्षण के बारे में क्या सोचता है? सदियों से जो सामाजिक आरक्षण बना हुआ है, जन्मना जाति के आधार पर कुछ वर्गों को विशेषाधिकार मिले हुए हैं, उनके बारे में संघ की क्या राय है? विषमता को खत्म करके समानता लाने के लिए संघ की क्या कार्य योजना है? जिन धर्म ग्रंथों में शूद्रों और स्त्रियों के बारे में अपमानजनक बातें लिखी गई हैं, क्या उनके परिष्कार की संघ की कोई योजना है? इस तरह के बहुत सारे सवाल संघ से पूछे जाते रहे हैं और ये सभी सवाल कोई नए नहीं हैं। 1936 में अपनी भाषण जाति के विनाश के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समय में सबसे पहले इन प्रश्नों को उठाया था। और मैं यहाँ पर ये बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने ही जो जाति है उसके प्रश्न को एक राजनीतिक मुद्दा सबसे पहले बनाया था। यदि वे जाति के प्रश्न को एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते तो आज जो सीमित प्रतिनिधित्व हमें मिल रहा है, शब्द पर गौर कीजिएगा, सीमित प्रतिनिधित्व। मैं क्यों कह रही हूं सीमित प्रतिनिधित्व, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो जो आज हमें सीमित प्रतिनिधित्व मिल रहा है वो भी नहीं मिल पाता। तो इसलिए राजनीति से परे कुछ भी नहीं, कोई भी मुद्दा नहीं। जो लोग राजनीति को गंदा या बेकार या फजूल की चीज समझते हैं, वो अपने सोचने समझने के तौर तरीकों में बदलाव लाएं, क्योंकि यदि राजनीति नहीं होती तो हमारे अधिकार भी सुरक्षित नहीं हो सकते थे। इसे तो भारतीय कॉन्टेक्स्ट में बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि यहां पर एक खास वर्ग के सभी राजनीतिक अधिकार सुरक्षित हैं, क्योंकि हर महत्वपूर्ण पद पर वही लोग विराजमान हैं। ब्राह्मणों को मिलने वाला 10% आरक्षण शायद दुनिया का पहला जातिगत आरक्षण होगा। तो राजनीति का ये फर्क होता है। जिनका 100% आरक्षण हर चीज में है, अघोषित आरक्षण हर चीज में है, उन्होंने 10% और फालतू ले लिया तो मिलाकर होगा 110% आरक्षण। और वंचितों को मिलने वाले थोड़े बहुत 7.5% या कहीं इससे 23%, इस तरह का आरक्षण 110% के मुकाबले कुछ भी नहीं है। आप कितने भी इंटेलेक्चुअल हों, कितने भी टैलेंटेड हों, लेकिन आप उससे आगे अपने आप को एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसीलिए सीमित प्रतिनिधित्व कहा। चलिए टेक्स्ट पर लौटते हैं।
इन प्रश्नों ने संघ को सर्वाधिक विचलित किया है। इसलिए संघ ने वर्ष 2012 में तय किया कि वह इन सवालों पर सघन काम करेगा तथा यथासंभव इसका जवाब दिया जाएगा। और किस तरह जवाब दे रहे हैं, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। इस हेतु सामाजिक समरसता को कोर इशू बनाया गया है। हालांकि समरसता मंच का गठन तो पहले ही हो चुका था, लेकिन संघ ने अपना पूरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया तथा युद्ध स्तर पर काम अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अभी ही पूर्ण रूप से ये लोग राजनीति में बने हुए हैं। मतलब हर तरीके से बहुमत इनको प्राप्त है राजनीति में। तो राजनीति कितनी जरूरी होती है ये आप समझ लीजिए। इसके तहत सबसे पहले उन व्यक्तियों और समूहों को चिन्हित किया गया जो संघ से इस तरह के सवाल पूछ रहे थे। विशेषकर दलित राजनीति के सबसे चमकदार चेहरों की छंटनी की गई, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को परखा गया, उनसे संपर्क कर काम संघ ने प्रारंभ किया। यह कार्य नीचे से लेकर दिल्ली तक के स्तर पर हुआ। अगर किसी को पार्षद या सरपंच बनने की अभिलाषा थी तो उसे उस योग्य आश्वासन मिला, और अगर कोई विधायक या सांसद बनाए जाने की आशा रखता था तो उसे उसके लिए आश्वासन दिया गया। दुखद सत्य है कि इन वर्षों तक संघ की विचारधारा से लोहा लेते रहे कई नामचीन दलित नेता इस जाल में फंस गए और अपने जीवन की धार खोकर उनके प्रवक्ता हो गए। तो तेजी से खरीद फरोख्त की जो प्रोसेस होती है ना, वो संघ ने चालू कर दी। दूसरा काम, संघ ने दलितों एवं पिछड़ों से संबंधित साहित्य के पुनर्लेखन का शुरू करवाया। इस कार्य में ऐसे वंचित वर्ग के लोग लगाए गए जो संघ तथा भाजपा में दशकों से सक्रिय रहे हैं। उनके जरिए जातीय इतिहासों का लेखन किया गया, जिसमें हिंदू धर्म ग्रंथों तथा ब्राह्मणी व्यवस्थाओं को उत्तम बताते हुए छुआछात और जातिगत भेद के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराया गया, ताकि आर्य वैदिक साहित्य में किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो यहाँ पर फिर मैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति का विनाश का उदाहरण देती हूं अपनी बात समझाने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर सवाल करते हैं, उनका जो 25वां और 26वां पॉइंट है, यदि आप जाति का विनाश पढ़ेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा। उसमें वो सवाल करते हैं कि सभी धर्म ग्रंथों, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं दुनिया में, उनकी एक मानक पुस्तक होती है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथ ऐसे हैं जिनकी सैकड़ों तादाद में मानक मतलब पुस्तकें हैं। किसी में कुछ लिखा है, किसी में कोई इंटरप्रिटेशन है, किसी में अलग तरह की किस्से कहानियां हैं। इसीलिए वो मांग करते हैं कि हिंदू धर्म की भी एक मानक पुस्तक होनी चाहिए जो आदर्शों पर टिकी हो, झूठे आदर्शों पर नहीं, झूठे मापदंडों या दोहरे मापदंडों पर नहीं, डुअल स्टैंडर्ड्स पर ना टिककर एक मानक पुस्तक जो सभी के लिए बराबर तरीके से लागू की जा सके, जो समानता की बात करती हो। और संघ जो है वो समरसता की बात करता है। और उनके उठाए इस सवाल को गांधी ने भी अपने हरिजन जर्नल में जो उन्होंने जवाब दिया था, उसमें भी गांधी ने इस बात को कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर जो सवाल कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हिंदुओं को, और एक मानक पुस्तक का गठन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर दलितों का विकृत इतिहास रचने की जो कोशिश है, उसका यहाँ पर सीक्रेट आपको पता चलता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि उनको अपने धर्मशास्त्रों में, वेदों पुराणों में, किसी तरह की अपनी स्मृतियों में किसी तरह का कोई संशोधन या करेक्शन ना करनी पड़े। तीसरा काम, अंबेडकर की विरासत को हथियाने और उसकी विचारधारा को दूषित करने का किया गया। जैसा कि मैंने एपिसोड के शुरू में ही बोला, हमने पहले भी इस अंशों को पढ़ा है कि किस तरीके से अपनी प्रार्थनाओं में डॉक्टर अंबेडकर को याद करता है। इससे पता चलता है कि वे डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से कितना घबराते हैं कि एक दिन भी वो भूलना नहीं चाहते उन्हें। डॉक्टर अंबेडकर उन्हें अपनी विचारधारा के शत्रु से लगते होंगे। जो अंबेडकर ने कहा ही नहीं वह उनके नाम पर प्रचारित करना तथा अंबेडकर को संदर्भों से काट कर पेश करना, जिससे उन्हें मुस्लिम विरोधी बताया जा सके और हिंदू राष्ट्र का समर्थक साबित किया जा सके। तो 2-3 एपिसोड पहले ही यदि आपने देखा होगा, मैंने पढ़ा था, भंवर मेघवंशी जी ने मेंशन किया था थॉट ऑन पाकिस्तान, उसे मैंने पढ़ा था और उसमें क्या लिखा है और कमेंट सेक्शन में लोग किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के लेखन के साथ कितनी जबरदस्त छेड़छाड़ की जा रही है 2014 के बाद।
बेसिर पैर की कहानियां गढ़ी गईं। संघ के किसी प्रचारक की बाबा साहब से मुलाकात की बातें, अंबेडकर का संघ के शिविर में जाना तथा संघी लोगों द्वारा बाबा साहब को भगवा ध्वज भेंट करना, इन तथ्यों के आधार पर स्थापित करना की कवायद शुरू की गई कि अंबेडकर आरएसएस के समर्थक थे। ये दुष्प्रचार आज भी जारी है। तो अंबेडकर नामा पर इस बाबत एपिसोड भी बनाया गया था कि क्या अंबेडकर के लेखन के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। उस एपिसोड की शुरुआत मैंने खुद करी थी डॉक्टर अंबेडकर के रेजिग्नेशन को पढ़कर। 50 मिनट का एपिसोड था, लाइव था। आप प्लेलिस्ट में उसे भी सर्च कर सकते हैं। चौथा काम, उन प्रगतिशील एवं वामपंथी संस्थाओं को बदनाम करना जो दलितों या आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं, उनके बारे में अफवाहें फैलाना तथा ये कहना कि ये विदेशी ईसाइयों से धन लेकर देश को अस्थिर करने का काम कर रही हैं। संघ की योजना यह रही कि मुस्लिम, ईसाई, दलित तथा आदिवासी एक साथ नहीं आ पाए। यह दुष्प्रचार द्रुत गति से आज भी जारी है। जब से केंद्र में सरकार आई है तब से ऐसी संस्थाओं को परेशान करने का काम भी चल निकला है। इनकी जांच करना तथा FCRA की परमिशन रद्द करना भी संघ चाल का एक हिस्सा है। तो ये FCRA क्या है, ये मुझे समय नहीं मिला इसकी जांच पड़ताल करने का, इसलिए मुझे नहीं मालूम इसकी फुल फॉर्म क्या है। संघ में सामाजिक समरसता के नाम पर अब एक मंदिर, एक शमशान और एक पनघट की भी आवाज लगाई जा रही है। यह भी तय किया गया है कि अगर साथ बैठने और खाने पीने का भेदभाव मिटा देने से दलित खुश होते हैं तो हमें इसे करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन साथ बैठकर खाना पीना किस तरीके से होता है, कुछ साल पहले आप सोशल मीडिया खंगालेंगे तो ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी सोशल मीडिया पर, जिसमें भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं या जो हैं वो तो ऊपर बैठकर खा रहे हैं और दलित नेता जो हैं वो नीचे बैठकर खा रहे हैं। उनके लिए प्लेट्स तक नहीं है, ना पत्तल है, कागज, न्यूज़पेपर के ऊपर उनको खाना सर्व किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स जो है आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। दलित इसी चीज से खुश हो जाते हैं कि हमें बेहद जलील तरीके से भी खाने को मिले, लेकिन ये आला अधिकारी हमारे साथ बैठकर खा रहे हैं, इतने ही में वो लोग खुश हैं। अगर वे अंतरजातीय विवाह पर भी सकारात्मक सोच बना रहे हैं, उन्हें मालूम है कि किसी भी कीमत पर दलित और आदिवासी को साथ रखना होगा। धीरे धीरे संघ का पूरा एजेंडा इसी पर केंद्रित हो गया लग रहा है, मगर उनके अंदरूनी इरादे मोहन भागवत द्वारा हाल ही में आरक्षण पर दिए बयानों से जाहिर हो गए और सारी सामाजिक समरसता की मरम्मत उखड़ गई है। आज दलित, आदिवासी और संघ फिर से दूर दूर दो शत्रु खेमों में खड़े नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है और जो भी बातें इसमें भंवर मेघवंशी जी ने कही हैं वो उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है संघ के साथ काम करने का, इसीलिए वो इतनी स्पष्ट तौर पर इन सब बातों को लिख पाए अपनी आत्मकथा में। तो इन्हें ध्यान देने की जरूरत है, इन पर अगेन कहूंगी मंथन करने की जरूरत है। आप अपना मंथन जारी रखिएगा और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइएगा जरूर। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूं, लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगला एपिसोड जो है वो अंतिम एपिसोड होगा इस आत्मकथा का। उसमें बहुत सारी बातें डिस्कस की गई हैं। दलित विचारधारा और उसके चमकदार चेहरे जो अब भाजपा में जाकर मिल गए हैं, उन सब के ऊपर भी चर्चा की है भंवर मेघवंशी जी ने। तो उस अंतिम एपिसोड को देखना ना भूलें। मिलते हैं अगले और अंतिम एपिसोड में इस आत्मकथा के। धन्यवाद।